हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रूस की क्रांति के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आप बीए एमए हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम में कर रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटेटिव या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रशियन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आपको हर जगह ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ पूरा कंप्लीटली रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो क्रांति हुई थी किस वजह से हुई थी, इसके क्या क्या कारण रहे थे, और एट द एंड इसका क्या रिजल्ट रहा। तो उसके लिए आपको मेरे साथ पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, बिना वीडियो को स्किप करे। और एक बार आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया, इसके बाद आपको रशियन रेवोल्यूशन से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको ईजिली से अटैम्प्ट कर लेंगे, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस में आए या फिर ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब कुछ इस एक ही वीडियो में क्लियर होगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें भी आज की वीडियो से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार रशियन रेवोल्यूशन किस वजह से हुआ था। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन की, तो ये आप सभी जानते हो कि रशियन रेवोल्यूशन जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1917 में, यानी कि रूस की क्रांति जो हुई थी आपके 1917 में आपको देखने को मिलता है। और हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी रेवोल्यूशन अगर होता है, कोई भी क्रांति आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो रशियन हो, चाहे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, कोल्ड वॉर हो, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, सब रेवोल्यूशन के पीछे हम क्या देखते हैं कि हर एक कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो भी रीज़न होगा, लेकिन वो कोई सिंगल कॉजेज़ आप नहीं देखोगे, इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, तो सबसे ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि रशियन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है, जो कि सबको यहाँ पर पता है कि कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ठीक है। और हम इस रशियन रेवोल्यूशन को दो फेजेस में पढ़ने वाले हैं, दो चरणों में पढ़ने वाले हैं। एक होगा आपका फेब्रवरी रेवोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये दोनों ही रेवोल्यूशन के अंदर हम देखेंगे पूरा रशियन रेवोल्यूशन का टॉपिक कॉन्सेप्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रही है कि फेब्रवरी रेवोल्यूशन जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा पहला रेवोल्यूशन रहा है, जिसको हम मार्च रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्यों, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हो, चाहे अभी लाइव देख रहे हो, चाहे ऑफलाइन देखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि फेब्रवरी और ये मार्च, ये दो डेट से क्यों यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है इसको। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो रशियन रेवोल्यूशन है, हमारा जो पहला फेज़ है रेवोल्यूशन का, इसमें आप देखोगे ओवर थ्रू द इम्पीरियल गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर जो आपकी शाही सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। इट मीन्स ये वो टाइम है जब मोनार्की सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो राजतंत्र आप देखोगे वो इस फेब्रवरी रेवोल्यूशन के थ्रू हम देखेंगे कि वो एंड हो जाएगा। कैसे होगा उसकी कहानी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो दूसरा जो हमें इस रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ना है वो है आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन, यानी कि जो हम नवंबर के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप देखोगे एक बॉल्शेविक पार्टी बनेगी, जो कि होगी किसकी, लेनिन की, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने किंग की बात करी है, जो मोनार्की सिस्टम आप देखोगे ख़त्म होगा, तो सबको पता है वो पीरियड है आपका ज़ार का। तो ज़ार का टाइम पीरियड यहाँ ख़त्म होगा फेब्रवरी रेवोल्यूशन में। और जो दूसरा रेवोल्यूशन में आप देखोगे उसमें लेनिन, जो उसकी बॉल्शेविक पार्टी है, ये पावर में आती है। वो हम पूरे इस रशियन रेवोल्यूशन में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, और इसी के साथ साथ आप देखोगे कि सोवियत यूनियन का भी इसी समय क्या होगा, सोवियत संघ का निर्माण होगा, वो हम इसी में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कि यहाँ पर जो मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको फेब्रवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर को नवंबर और फेब्रवरी को मार्च क्यों कहते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगा, तो ये जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, ये आपके कैलेंडर के देखने की वजह से मिल रहा है।
ठीक है, जो आप यहाँ कैलेंडर देखोगे इसके वजह से, मतलब एक टाइम ऐसा था जब एक कैलेंडर था आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत अगर आप देखोगे 1562 में हुई थी, और वहीं मैं अगर बात करूँ इससे पहले तो जूलियन कैलेंडर का यूज़ किया जाता था। और ये दो कैलेंडर के बीच में, आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर के बीच में आप देखोगे इनमें टोटल 12 दिन का डिफरेंस होता है। ठीक है, कितने दिन का? 12 दिन का डिफरेंस होता है, जिसके वजह से हम फेब्रवरी रेवोल्यूशन को मार्च रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं और अक्टूबर को नवंबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कैलेंडर के फ़र्क के वजह से। तो 1918 में आप देखोगे, 1917 में तो ये रशियन रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला। 1918 में आप देखोगे रशियन ने आपके जूलियन कैलेंडर वो पहले यूज़ कर रहे थे, लेकिन 1918 में ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से यहाँ पर डेट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, फेब्रवरी रेवोल्यूशन जो हुआ था ना, वो 22 फरवरी को हुआ था। तो उससे 12 दिन आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियस है मार्च का महीना ज़रूर आ जाएगा। इसीलिए हमें ये 2 मंथ का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये कैलेंडर यूज़ करते थे वो जूलियन कैलेंडर का यूज़ करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये फेब्रवरी रेवोल्यूशन माना जाएगा। और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेस पे देखेंगे तो इसको हम मार्च रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आखिरकार ये डेट का डिफरेंस क्यों होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन, जैसे कि हमें पता है कि मैंने आपको बताया 1917 में हुआ। ठीक है, कब? और जब हमारा इसी टाइम पर आप सभी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिलता है, जो कि 1914 से 1918 तक चलता है, जिसमें बीच में ही 1917 में ही रशिया को इससे बाहर निकाला जाता है। हम इस सब के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। इसी में आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, हम 2 फेज़ में पढ़ेंगे, एक फरवरी और एक अक्टूबर में। अक्टूबर रेवोल्यूशन में आप देखोगे कि फरवरी में जो ज़ार यहाँ पे रूल कर रहा था, लेकिन अक्टूबर में अब इसकी जगह कौन रूल करेगा? सारी रशिया की जो पावर है, जो सरकार बनेगी, वो किसके हाथों में होगी? रशिया की। वो जाएगी लेनिन के पास। वो सब कुछ कैसे जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो उसके पीछे आप सभी को एक रीज़न पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि पीछे, यानी बैकग्राउंड हमें ज़रूर देखना पड़ता है, क्योंकि पीछे ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा जिसके वजह से ये रेवोल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी आपका एक ऐसा टाइम है कि रशिया में जो सारी पावर है वो किसके हाथों में? ज़ारों के हाथ में। ये यहाँ का राजा है। ठीक है, कह सकते हैं बहुत ही ये तानाशाही रूलर था। इस तरीके का था कि ये किसी की भी नहीं सुनता था, इनको जो भी करना होता था वो अपने अकॉर्डिंग करते थे। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि रशिया रेवोल्यूशन होने का रीज़न, इसके पीछे भी एक कारण है। तो 1905 में आप सभी देखोगे इसकी जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। ठीक है, 1905 में आप सभी देखेंगे, जिसको हम ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ब्लडी संडे के नाम से भी आप इसे जानते हो। 1905 में हुआ था, तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। और दूसरा, आप देखोगे कि रशियन रेवोल्यूशन में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो ओवर क्राउडेड होने के वजह से लोगों के पास अब अनएम्प्लॉयमेंट थे, बेरोज़गार थे, उन्हें कुछ फूड नहीं मिल रहा था, कोई जॉब नहीं थी। तो रशिया की आप ओवरऑल देखोगे तो लिविंग कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके वजह से जितने भी पुअर पीपल हैं अब वो प्रोटेस्ट पर उतर आए। ठीक है, तो रेवोल्यूशन आप देख रहे हो आफ्टर जापान डिफीटेड रशिया इन अ वॉर। तो 1905 में आप देखोगे रशिया और जापान के बीच में आपको वॉर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जापान जो है वो जीत जाता है और रशिया जो है वो हार जाता है। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम कभी किसी वॉर में खड़े हुए, वॉर में गए, तो उसमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आर्मी हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जापान से रशिया हार चुका है, तो इसकी आर्मी भी ख़त्म हो चुकी है और दूसरा इसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, 1900, तो पहला रीज़न यही बनता है कि जिसके वजह से जो रशिया के लोग हैं इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो 1917 में दूसरी गलती इन्होंने क्या करी कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए।
ठीक है। तो ये पहली गलती तो यही थी कि एक तो हमारी रशिया की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और दूसरा क्या हुआ कि ज़ार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाकर इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि उसमें उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आपको भी पता है कि वो जो बैटल है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो जब वो उन दोनों की लड़ाई है तो वो आपस में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन रशिया ने फिर भी इस वॉर में घुसे, जो कि उनकी वहाँ कोई भी ज़रूरत थी ही नहीं। तो दूसरा कारण यही है कि यहाँ पर जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आप देखोगे कि रशिया एक तो चले गए, वो भी कब, जब उसकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ के लोगों को ना खाने को कुछ है, ना ही फूड है, ना ही कोई जॉब है, टोटली अनएम्प्लॉयमेंट है, और इतना सब काम कर रहे हैं, उसके बाद आप उन सबको सैलरी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो ऑब्वियस है कि रशिया के लोग जो है ऑलरेडी इतने फ्रस्ट्रेट थे, लेकिन ज़ार जो है उसको किसी से कोई भी मतलब नहीं, और ना ही वो इन सब चीज़ों को देख रहा था। उसके बावजूद भी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाकर इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कि लेनिन तक ने, उन्होंने एक लेटर तक लिखा था और मना किया था कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मत जाओ, ये दो लोगों का बैटल है, वो अपना खुद सॉल्व कर लेंगे, आपकी इसमें कोई नीड नहीं है, तो हम क्यों घुसे, जबकि हमारा तो इसमें कुछ मुद्दा है ही नहीं। लेकिन जार ने तब भी नहीं सुनी, और वो तब भी आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे रीज़न हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में एक राजनीतिक क्रांति हुई थी, जिसे राजशाही को उखाड़ फेंका। तो यही मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे जितने भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, यानी जितने भी जो गरीब लोग हैं, वो सब के सब ज़ार के महल के बाहर जाके इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि मतलब हमें खाने को दो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है इतने टाइम से। आपको भी पता है कि अगर पुअर पीपल एक टाइम तक ही शांत रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू करी तो कोई उन्हें चुप नहीं करा सकता। तो ज़ार से उन्होंने अपनी डिमांडें रखी, लेकिन ज़ार जो है वो उनकी एक भी डिमांड मानने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। तो इससे लोग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, और उन्होंने क्या करा कि अब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, और साथ में उन्होंने ये भी कर दिया कि अब कोई भी किसी भी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में कोई कहीं नहीं काम करेगा, सब कुछ को उन्होंने बंद कर दिया था, ताकि किसी तरह वह ज़ार जो है वो उनकी बात सुन ले या मान ले। बट उसके बावजूद भी आप सभी देखेंगे कि ज़ार जो है रूलर, उसने इस लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं मानी थी। तो आप सोच सकते हो कितने बुरे हालात आपको इस समय देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। तो जैसे कि हमने बात करा सब कुछ, आप यहाँ इसके अंदर देखोगे रशिया की वीकनेस के भी बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले हम बात करते हैं आपके रशिया के जो रेवोल्यूशन हुआ, इसमें हमेशा याद रखना सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न की वजह से ये रेवोल्यूशन होता है। तो पहले इकोनॉमिक यानी आर्थिक कारण भी रहा। ठीक है। दूसरा आप देखोगे पॉलिटिकल रानी यानी कि आपका राजनीतिक रीज़न कारण भी है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक यानी कि सोशल, और फिर है आपका बौद्धिक यानी कि इमीडिएट। तो ये सारे रीज़न के वजह से आपको रशिया रेवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले मैं अगर बात करूं इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक हालात देखोगे इसके क्यों वजह से, आप सामाजिक तो आप लोग समझ ही गए। ठीक है। देखो रशिया में अभी आप क्या है कि रशिया आप देखोगे ना, कुछ ज़्यादा अच्छा खासा डेवलप था नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा अनडेवलप कंट्री है, बैकवर्ड सोसाइटी थी, ये आप कह सकते हो। तो क्यों, क्योंकि रशिया में जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, जितने भी ज़मींदार होते थे, आप देखोगे सारा पैसा सिर्फ उन्हें मिलता था। ठीक है। यहाँ पर जो आपकी लेबर क्लास हुई या फिर जो पीजेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता था, वो सिर्फ मेहनत करते थे। आपको ये बात पता ही होगी सबको अच्छे खासे तरीके से कि ज़मींदार जो है वो अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करता था, शोषण करता था किसानों का। और रशिया में आप उस टाइम देखोगे फैक्ट्रीज जो है वो यानी कि धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। अभी तक हम देखते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो सिर्फ आपको यूरोप में देखने को मिलता है, रशिया में अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं था। यहाँ पर कम से कम अभी ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप कह सकते हो कम से कम 1000 तक फैक्ट्रीज यहाँ पर थी। ठीक है। तो लोगों की सिचुएशन मैंने आपको बताया 1905 यानी 1905 आते आते रशिया की जो लोगों की कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी।
फ्यूडल लॉर्ड कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट का, उन्हें पैसे भी नहीं देते थे, जार भी नहीं देता था, और एग्रीकल्चर का कंट्रोल आपको पता है पूरा का पूरा फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथों में होता है। और जिसकी वजह से आप क्या देखते हो कि गरीबी जो है बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, लोगों में प्रोडक्शन होता था और सारा प्रोडक्शन जो है वो फ्यूडल लॉर्ड को मिलता था, ठीक है, पीजेंट के हाथों में कुछ नहीं आता था। जिस वजह से आप देखोगे कि अब रशिया के सोसाइटी में आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगार दोनों चीज़ें अब रशिया में आपको देखने को मिलती है। और इसी वजह से आप कह सकते हैं धीरे धीरे रशिया जो है वो एक्सपेंड भी हो रहा था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज भी इसके पास ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं के पास है। टैक्सेस भी आप देखोगे इतने ज़्यादा हाई लगा रखे थे कि लोग जो है वो पे नहीं कर पाते थे। और यहाँ पर जो पीजेंट होते थे या लेबर क्लास होती थी, उनसे ओवर टाइम काम भी कराया जाता था, बट उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी। ये सारी चीज़ें रशिया के लोगों को फेस ऑफ करनी पड़ती थी। इससे इसलिए वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे। एक होता है कि हमने इतनी मेहनत करी है तो हमें उसका फल भी मिलना चाहिए, बट यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलता था, बल्कि सब यहाँ पर सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, इतने परेशान थे, खाने को कुछ नहीं है, जॉब भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन भी आप देख रहे हो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। और जापान से वॉर लड़ने के बाद रशिया के हालात और ख़राब हो गए, तब और कहाँ से वो सैलरी देंगे। एक दो गलतियाँ ये, तीसरी गलती मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जाकर इन्वॉल्व हो गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका जो रशिया का वेस्टर्न पार्ट है ना, वो जर्मनी ने जीत लिया था, मतलब कॉन्कर कर लिया था। और यही पार्ट जो है वो रशिया का इंडस्ट्रियल पार्ट था, यानी यहाँ पे सारे काम होते थे। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट था वो रशिया का उसके हाथों से छीना गया। इसके वजह से और भी लोग यहाँ से निकाले गए, क्योंकि अब ये पार्ट जर्मनी का हो गया तो रशिया के लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया, जिससे अब अनएम्प्लॉयमेंट और तेज़ी से बढ़ा, यानी बेरोजगारी आप सब देखते हो और तेज़ी से आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए रशिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कितने 125 मिलियन अक्रॉस आपके यूरोप में, एशिया में इतने सारे लोग, एक बड़ा देश है। और यहाँ पर रशिया में आप देखते हो अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, अलग लैंग्वेज के, अलग रिलीजन के, हर एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ की रोड अच्छी नहीं थी, कुछ ही रेलवेज आपको देखने को मिलेंगे, पुअर कम्युनिकेशन था। तो रशिया आप देखोगे उसके हालात बहुत, मतलब बहुत ख़राब थे। जापान से हारने के बाद आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा ये सफ़र कर रहा था। तो ये भी है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ज़ार की लीडरशिप अच्छी नहीं है। क्योंकि एक राजा का ही तो काम होता है ना अपने देश को चलाना और उसको सब कुछ तरीके से रखना। बस ज़ार को यहाँ पे किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था, जिसके वजह से यहाँ के रशिया के लोग जो हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपके जो लोग थे ना उन्होंने प्रोटेस्ट करना, जितने भी रशिया के वर्कर्स आप देखोगे मोनार्की के अगेंस्ट सबने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसको आप ब्लडी संडे के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये आप देखोगे ब्लडी संडे जो कि 1905 में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, घायल भी हुए थे, ये सारी चीज़ आप देखोगे। और यहाँ पर क्या था कि जो जार था, क्योंकि वो डिमांड मानने को तो रेडी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट क्लास है, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, क्योंकि उन्होंने जार के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चलाया था। और यहाँ पर ये था कि इसे ब्लडी संडे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंस जो है वो संडे को ही हुआ था 1905 में। उसमें इसमें चीज़ में आप देखोगे इसमें सारे लोग जो है राजा के, यानी जार के महल के बाहर एक साथ इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं, उसमें चाहे बच्चे हों, चाहे उसमें वुमेन हो, ओल्ड एज के कोई मेंबर हो, वो सब कुछ इसमें थे। और इन लोगों का एक पूरा ग्रुप था, ठीक है। और यहाँ पर ये इसलिए इकट्ठे हुए थे ताकि ये चाहते थे कि ये हमें हमारे अधिकार, यानी जो हमारे राइट्स हैं वो हमें दो, और हमारा जो इतने टाइम से शोषण, यानी हमारा जो एक्सप्लॉयट हो रहा है उसे ख़त्म करो, उसमें रिफॉर्म लेकर के आओ। ये सारी चीज़ें थी, नए नए लॉज बनाओ, नए कानून बनाओ, ये सारी चीज़ चाहते थे। तो ज़ार ने आपकी जो वर्किंग क्लास के लोगों ने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें मांगी, बट ज़ार ने बिल्कुल इग्नोर किया और उन्होंने अपनी आर्मी से क्या कहा कि जाओ और इन सबको मार दो, ठीक है। क्योंकि ये सब तो चुप नहीं होंगे, सब इकट्ठे भी हो गए, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो लेकिन आपको क्या लगता है,
अभी आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, उन्हीं आपके पीजेंट के वजह से ही तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन तब भी उनके हालात देखो कितने ज़्यादा ख़राब थे। तो लोगों ने जब देखा कि ज़ार उनकी बात को नहीं मान रहे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, हर जगह उन्होंने लोगों ने क्या किया, काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। ये पहली चीज़ हुई। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया जो वेस्ट पार्ट अपना हार गया था, उसके बाद आपके रशिया के जो लोग हैं और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, लोग मतलब अब आप वैसे ही ऑब्वियस से इतने भड़के हुए थे, अब और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और भी प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो जार ने क्या कहा कि अपने जितनी आर्मी है ना, सोल्जर्स को, उसने बोला कि सबको मरवा दो। बट क्या हुआ, वो जो आर्मी थी वो अटैक करने की बजाय उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि ज़ार ने उन्हें ऑलरेडी 1 साल से या उसके ऊपर से, या बोल सकते हैं कई सालों तक, उन्हें खुद को सैलरी नहीं मिली थी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ज़ार की बात कोई क्यों सुनेगा, क्योंकि वो आर्मी भी उन्हीं जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं की तरह वो भी परेशान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन लोगों को खुद ही इतने समय तक, कम से कम 5-6 सालों से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वो क्यों चलाएंगे, ठीक है। तो वो अटैक करने की बजाय आप सभी देखेंगे उन लोगों ने भी जा कर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर जो लिखा है ना कि ये आपके पीजेंट, फैक्ट्री वर्कर, मिडिल क्लास, ये सभी यहाँ पर काम करते थे वर्किंग क्लास में। मैंने आपको पूरा बताया ही, फैक्ट्रीज में कब कितने लोग काम करते हैं वो सब मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। रशिया रेवोल्यूशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मैंने आपको बताया कि 15 मिलियन मैन थे जो फ्रॉम द फार्म्स और फैक्ट्रीज के थे, और यहाँ पर फूड की पूरी कमी थी, फूड शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फूड का प्राइस भी बढ़ चुका था। लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे, इतने परेशान थे, क्यों, खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। देवर फेमाइन इन द सिटीज़। तो यहाँ पर रशिया आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकली हो, वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, उसके पास मिलिट्री भी नहीं थी ताकि वो वॉर में जा कर के फाइट कर सके। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको क्या बताया कि जार जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके इन्वॉल्व हुए, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग मारे गए और घायल भी हुए थे, और इसका वेस्टर्न पार्ट भी गया। तो अब आप सोचो कि एक बार हमारे हालात इतने ख़राब थे, जापान से हार चुके हैं और खाने को कुछ नहीं है, और उसके बावजूद भी हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, मिलिट्री भी बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके इन्वॉल्व हो गए। जो बच्ची कुची भी थोड़ा बहुत हमारे हाथों में पावर थी, अब वो भी चली गई। जहाँ से इंडस्ट्रियल का पार्ट था वो भी अब हमारे हाथों से चला गया। तो आप सभी देख सकते हो कि कितने लोग रशिया के मारे गए थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। वो भी इसीलिए, क्यों, क्योंकि ज़ार ने इनमें से किसी की भी बात नहीं सुनी थी। तो फेब्रवरी रेवोल्यूशन या मार्च रेवोल्यूशन आप इसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो 8 मार्च 1917 को आपको ये देखने को मिलेगा। रशिया जो है, क्योंकि अब जूलियन कैलेंडर का यूज़ पहले ही करता था, तब हम इसको फरवरी रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको ये सबसे फर्स्टली यही डिस्कस किया था कि क्यों, ठीक है। कहीं कहीं पे ये 22 फरवरी है, कहीं पे 23 फरवरी डेट है। तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुकाबले देखोगे तो ये डेट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद आप बात करेंगे कि रशिया ने अपना खुद का एक पार्लियामेंट बनाया था, ठीक है। तो ज़ार ने ना एक ड्यूमस बनाया था। ड्यूमस मतलब रशिया का, ड्यूमा इसे क्या बोलते हैं, जो रशिया का पार्लियामेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना यानी इसको स्टैब्लिश किया था ज़ार ने वही 1905 में, यानी कि 1905 में किया था। इस ड्यूमा पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका था, ऑब्वियस सी बात है ज़ार का था, ठीक है। किसका कंट्रोल था, ज़ार का पूरा कंट्रोल था। लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे ना, वो पीजेंट ही थे। कौन थे, किसान ही होते थे। तो ड्यूमा ज़्यादा कुछ नहीं थी कर सकती थी, क्योंकि इसमें जो कंट्रोल है वो ज़ार का था। तो बहुत गरीबी आप देख सकते हो, पैसा भी नहीं है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, कोलैप्स होने लगा। क्योंकि प्रशासन चलाना है, उसके लिए भी तो हाथों में पैसे होने चाहिए। वैसे भी ज़ार इतने समय से किसी को सैलरी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, इसीलिए ये जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो एक चीज़ हमें क्या समझ आई फरवरी रेवोल्यूशन में, आप देखोगे कि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना वेस्टर्न पार्ट हारने के बाद भी अब लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि वो रशिया का इंडस्ट्रियल एरिया था। उसी समय लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे और उन्होंने क्या कहा कि इमीडिएट इस वॉर से बाहर आओ, इस वॉर में आगे मत बढ़ो। लेकिन ज़ार आप देख सकते हो कि ज़ार, इनका पूरा नाम आप सभी को पता है, ज़ार निकोलस सेकंड है, ठीक है। तो ज़ार निकोलस सेकंड ने अभी भी वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, इससे बाहर आने को राज़ी नहीं थे, वो इसको कंटिन्यू रख रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये ज़ार किस तरीके का रूलर होगा, जो कि अपने रशिया के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ अपना जो भी उनको मन था वो करते जा रहे थे। तो आप देख सकते हो, जो 1916 की बात है, 1916 की बात है, जब जर्मनी ने रशिया का वेस्टर्न पार्ट जो है वो कैप्चर कर लिया था। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इसी वजह से हुआ कि लोग ज़ार के पैलेस के बाहर इकट्ठा हो गए और उसने क्या डिमांड करी, हमें खाना दो, ठीक है, फूड दो हमें। लेकिन ज़ार ऑब्वियस सी बात है नहीं सुनेगा, तो बोला मरवा दो इन सबको, क्योंकि ये सब तो हटेंगे नहीं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आर्मी ने भी ज़ार की बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 5-6 सालों से खुद ही सैलरी नहीं मिल रही थी। तो वो भी उन्हीं के साथ जाकर इन्वॉल्व हो गए। और इन सब ने मिलकर क्या किया फिर, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि ज़ार को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा और हम कितना कुछ कर रहे हैं और हम इतना कुछ खो चुके हैं। रशिया की हालात बद से बदतर हो चुकी थी, ये हम कह सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये सब मिल करके क्या करते हैं, ज़ार को मरवा देते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था, तो यहीं पर क्या होता है, एट द एंड हमारा जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। मोनार्की सिस्टम को हटा दिया जाता है, क्योंकि ज़ार किसी की सुनने वाला था ही नहीं। क्योंकि सबने इतना बोला, लेकिन लेनिन ने भी बोला, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मत जाओ, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है हमारे रशिया में कुछ भी। और जो भी बचा कुचा था वो भी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने खो दिया। तो कोई अगर इस चीज़ को नहीं सुनेगा, तो एट द एंड क्या हो गया कि ज़ार को हटा ही दिया, उन्हें मरवा दिया गया। तो यही था आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम को हटा दिया, यानी ख़त्म हो चुकी थी। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ाने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आप सभी लाइक शेयर बहुत कम करते हैं। मैं आप सभी के लिए इतनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर के आऊँ और अपने बेस्ट तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाऊँ। तो आपको मुझे बस सपोर्ट करना है, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो बस आपको एक लाइक करना है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। रशियन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया, इग्नू का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो या अदर यूनिवर्सिटी, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हिस्ट्री के कोर्सेज़ के लिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग यहाँ पर इनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, जो भी हिस्ट्री अगर आप सभी पढ़ना चाहते हैं, तो आप 8882196980 इस नंबर पे बाकी की अपडेट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आप बाकी की अपडेट ले सकते हो, अदरवाइज़ कॉल इसमें अलाउड नहीं है। हिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी के कोई भी डाउट या क्वेरी है, नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको प्रोवाइड किया, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे डाउट या क्वेरी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हर एक स्टूडेंट का रिस्पांस यहाँ मैं ज़रूर करती हूँ, तो जिसको जिस भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पे उसी टॉपिक से रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में। तो अभी तक हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन डन, क्योंकि हम तो यहाँ पर बात समझ गए। तो यहाँ पर इस समय आप देखोगे कि ज़ार के समय पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। तो उस गवर्नमेंट में प्रोविंशियल में जो लीडर था, यानी जो इस सरकार को चला रहा था, वो थे आपके कौन, अलेक्जेंडर। सिकंदर वाला अलेक्जेंडर मत समझना, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की,
ठीक है, ये इनका पूरा नाम था और ये रशिया के लॉयर भी थे। तो यहाँ पर इन्होंने आप देखोगे ये अलेक्जेंडर जो एक लॉयर थे और कह सकते हो ये उस टाइम पर इस एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इन्हें दी गई थी और ये पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इन्हीं के अंडर बनी थी और पूरा दायित्व जो था वो इन्हीं के हाथों में था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि अब लेनिन यहाँ पर अब नई पार्टी आएगी। ठीक है, तो क्योंकि मोनार्की सिस्टम ख़त्म 1903 में 1903 में आप सभी देखोगे कि दो पार्टी लेनिन की जो पार्टी है वो दो पार्ट में स्प्लिट हुई थी। एक था आपका मॉडरेट और दूसरा था एक्सट्रीमिट। ठीक है, एक था आपका मॉडरेट और दूसरा था एक्सट्रीमिट जिसको आप मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टी के नाम से जानते हैं। ये लेनिन की जो पार्टी है ना वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो मेंशेविक पार्टी है वो यही अलेक्जेंडर चला रहा था। ठीक है, इसके अंडर में चल रहा था और बोल्शेविक सबको पता है लेनिन इसके लीडर थे। तो ये देखो 6 नवंबर या 7 नवंबर 1917 की बात है, जूलियन कैलेंडर के हिसाब से आप देख लेना। यहाँ पर एक नई सरकार आप देखोगे जो कि लेनिन की बनी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अक्टूबर रेवोल्यूशन अभी आएगा लेकिन कैसे आएगा, देखो अलेक्जेंडर केरेंस्की जो है कह सकते हो ज़ार को पूरा टोटली सपोर्ट करता था। ठीक है, उनको ये था कि मोनार्की सिस्टम रहे, किसको, जो मेंशेविक पार्टी है ना वो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम रहे, लेबर जहाँ पर चुप थे वही ठीक थे, इनको इनके राइट देने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जो ये रिफॉर्म चाहते थे। मतलब आप कह सकते हो जैसे ज़ार था ना, जो उस ज़ार के समय पर रशिया के हालात थे तो मेंशेविक पार्टी भी बिल्कुल एग्री करती थी कि यही होना चाहिए। बट बोल्शेविक पार्टी में क्या है, बोल्शेविक पार्टी का मतलब लेनिन क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस बोल्शेविक पार्टी को कौन लीड कर रहा था, लेनिन। और लेनिन का कहना था कि आपको क्या करना है, मोनार्की सिस्टम को हटाना है और तुरंत आज़ाद होना है। क्यों, क्योंकि आप देख ही सकते हो ज़ार क्या कर रहा है और वो उनकी जो लोगों की डिमांडें हैं वो भी सुनने को राज़ी नहीं थे। तब जो लेनिन है, लेनिन क्या करते हैं, लेनिन ने बोला कि किसको, रशिया के लोगों को बोला लेनिन ने कि आप मेरी पार्टी लेकर के आओ रशिया में, तो आप लोगों की जो भी डिमांड है, लाइक जो वर्कर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अब से वर्कर्स के कंट्रोल में होगा, यानी पूरा कंट्रोल देश का रशिया के हाथ में आएगा। ठीक है, और दूसरा जो आप लोग चाहते हो कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, उसको ख़त्म करा जाए, वो भी ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, ये सारी डिमांडें जो भी लोगों की मानी गई थी, जो बोला था उन्होंने, तो लेनिन ने बोला अगर तुम मेरी पार्टी रशिया में लेकर आओगे तो आपकी सारी डिमांड मैं पूरी करूँगा। तो लेनिन ने जैसा भी कहा था उन्होंने अपने सारी बातों को पूरा किया था। तो 1917 में आप देखोगे कि उन्होंने वो सारे काम करे थे। ठीक है, काउंसिल ऑफ सोल्जर्स, पीजेंट, वर्कर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारे लोग ऑब्वियस यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान थे। तो लेकिन आपको लगता है कि रशिया में जो एक टाइम पे मेंशेविक पार्टी जिसमें आपके वो अलेक्जेंडर केरेंस्की हुए, फ्यूडल लॉर्ड्स हुए और जितने भी मॉडरेट्स कैपिटल क्लास थे, जिनको आप सभी जानते हो किसके, रेड आर्मी के नाम से जाना जाता है। जो बोल्शेविक पार्टी है उसको रेड आर्मी के नाम से जानते थे और जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स थे, कैपिटल क्लास थे, मॉडरेट्स थे, वो वाइट आर्मी थी। इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक वॉर चला था, सिविल वॉर। ठीक है, बहुत लंबे समय तक। तो अब एक बात तो क्लियर है कि इसमें विजेता कौन रहे, रेड आर्मी, यानी बोल्शेविक पार्टी जो है वो 1921 में, ये 3 साल चला था सिविल वॉर जो है ना, 3 साल चला था। तो जिसमें रेड आर्मी, बोल्शेविक पार्टी जो है वो जीत जाती है और यहीं पर आपके यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन भी इस्टेब्लिश इसी टाइम पर हुआ था। कब, 1922 में। और ये रशिया का सबसे पहला कम्युनिस्ट नेशन बन चुका था। लेकिन लेनिन की मैं अगर बात करूँ तो 1925 में लेनिन की डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं आपके स्टालिन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूएसएसआर चला, तो क्योंकि यूएसएसआर आपका बना था 1922 से 1991 तक ये चला, जिसके अंदर आप देखोगे टोटल 14 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती है। तो लेनिन का अक्टूबर रेवोल्यूशन हम सबको क्या समझ आया कि 6 से 7 नवंबर या 24 से 25 अक्टूबर हो सकता है जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली,
इस पीरियड को हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें बोल्शेविक पार्टी आपको देखने को मिलेगी। लेनिन यहाँ पर आएंगे और जिन्होंने अपना जो भी चीज़ें बोली थी, यहाँ पर अब जो रूल है वो डायरेक्टली कौन करेगा? काउंसिल ऑफ सोल्जर्स, पीजेंट्स और वर्कर्स, यानी जो भी रशिया के लोगों की डिमांड थी अब उन्हें खाने के लिए भी मिला, ठीक है, उनको पावर भी हाथ में मिली, और जो वो रिफॉर्म चाहते थे वो सारे सुधार भी इस टाइम पर आपको देखने को मिलते हैं। और लेनिन जो है स्टार्टिंग में जो थे वो स्विट्ज़रलैंड से रशिया आए थे, क्योंकि वो पहले स्विट्ज़रलैंड में लीड कर रहे थे, वहाँ पे लीडर थे, ठीक है। लेकिन लेनिन का ये रेवोल्यूशन जो चल रहा था वो सक्सेसफुल रहा और उन्हें लीडर भी बना दिया गया था। और एट दी एंड जो है हमारा ये रशियन रेवोल्यूशन जो है, क्योंकि इतना लंबा चला, और एट द एंड क्या हुआ ये मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिया। तो ये था हमारा रशिया रेवोल्यूशन, जो कि शुरू हुआ था आपके ज़ार के और ख़त्म हुआ लेनिन तक। तो ज़ार जो है हमने देखा कितना ज़्यादा ही कि इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको सिर्फ अपना काम करना था। लेकिन लेनिन की पार्टी आई, रशिया के हालात सही हुए और आज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और लेनिन ने जो भी बातें बोली थी रशिया के लोगों को कि आप लोग की जो भी डिमांड है हम पूरी करेंगे, बस रशिया में हमारी पार्टी लेकर आओ, और लोगों ने किया और लेनिन ने अपनी बात भी मानी। तो इस तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन की शुरुआत तब होती है जब रशिया में किसकी पार्टी आ जाती है? लेनिन की बोल्शेविक पार्टी। तो ये था हमारा कंप्लीटली रशियन रेवोल्यूशन। आशा करती हूँ आप सभी को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा और किस वजह से रशिया रेवोल्यूशन हुआ था वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने किया है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। पेड क्लासेस के लिए इनरोलमेंट कराना हो तो 88819698 है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर के थ्रू ले सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी आप मुझसे कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रशियन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।